Assalamualaikum class, hope so all of you are fine and doing very well in your life। अच्छा भी बच्चों, हम लोग लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं 14.1 से लेकर 14.3 तक। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक विच इज़ 14.4 कूलम्स लॉ। बेटे कूलम्स लॉ क्या है? देखो एक फिज़िक्स थे, ठीक है, जिनका नाम था चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम। ठीक है, आप उनका नाम जस्ट कूलम भी याद रख सकते हैं। हमने उन्हीं के, क्योंकि उन्होंने ही कूलम ने ही हमें चार्ज को इंट्रोड्यूस करवाया था, तो इसलिए हमने चार्ज का यूनिट भी कूलम रखा है अपने पास। ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। अच्छा भाई उन्होंने एक रिलेशनशिप दिया था दो चार्ज बॉडीज़ के दरमियान। मतलब अगर एक पॉजिटिव बॉडी है और एक नेगेटिव बॉडी है, या दो पॉजिटिव बॉडीज़ हैं या दो नेगेटिव बॉडीज़ हैं, ये जो हमारे पास अलग अलग तीन केसेस हैं, इनके दरमियान ना इन्होंने एक रिलेशनशिप दिया था। उन्होंने कहा था द फोर्स कॉजिंग द बॉडीज़ टू अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर। देखो वो कह रहे हैं कि या तो ये दोनों जो बॉडीज़ है, फर्स्ट केस देखो, इसमें दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगी। ऐसा ही दूर फेंकेंगे ना एक दूसरे से। ये वाली क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी, ठीक है, दूसरे केस में। तीसरे केस में भी क्या होगा, रिपल्जन होगी। तो वो करेंगे कि वो फोर्स या तो इनको दूर फेंके या इन्हें करीब लाए, अट्रैक्ट करवाए। उस फोर्स को, उस ताकत को हम कहते हैं कूलम्स लॉ या फिर कूलम्स इन्वर्स स्क्वायर लॉ। क्या कहते हैं, कूलम्स लॉ या फिर कूलम्स इन्वर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है मिस, इतना तो समझ आ गया कि कूलम्स लॉ कहते हैं, मगर अभी तक ये बात नहीं समझ आई कि कूलम्स इन्वर्स स्क्वायर लॉ क्या है। इसको समझने के लिए आपको उनका लॉ पढ़ना पड़ेगा। लॉ क्या कहता है उनका, द मैग्नीट्यूड ऑफ, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड मैंने आपको पहले भी बताया था, मैग्नीट्यूड हम कहते हैं मिकदार को, ठीक है। इसकी जो मिकदार है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। मीन्स कि देखो हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यानी कि F, ये हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि इसकी जो भी वैल्यू आएगी ना, इसका जो भी मैग्नीट्यूड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हमारे पास जो दो पॉइंट चार्जेस होंगे, यानी कि Q1 एक चार्ज और Q2 दो चार्जेस को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, इनकी जो भी मिकदार आएगी, इनके जो भी मैग्नीट्यूड आएगा, तो इस वाली फोर्स का मैग्नीट्यूड इन चार्जेस के मैग्नीट्यूड के बराबर है। आपको वर्ड मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए, वरना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। मुझे नहीं पता था, मुझे तकरीबन सेकेंड ईयर के बाद जाके पता चला था। फिर और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, 1/r² के, ठीक है। इसी वजह से हम इसको कूलम्स इन्वर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं। समझ आ गया? अब आप क्या करो, इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन कर लो, तो आपके पास आ गया F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2/r², ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, के हमारे पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, ठीक है, जिसकी हमारे पास एक वैल्यू होती है। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, के की हमारे पास वैल्यू होती है के इज इक्वल्स टू 1/4πε0, ठीक है। ये जो ई है ना, इसके नीचे ना ये डॉट भी लगाइएगा लास्ट में, ठीक है। अब आप इस के की वैल्यू को पुट कर दें इस फार्मूले के अंदर, आपने पुट करा, आपके पास एक नया फार्मूला आ गया, ठीक है। हमने एक फार्मूला ये वाला पढ़ा, ठीक है, फिर हमने के की वैल्यू लगाई तो हमारे पास एक फार्मूला ये आ गया, सही है। अच्छा देखो हमारे पास ये जो 1/4πε0 है ना, इसकी वैल्यू क्या होती है, देखो 1/4 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14 ε0, इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। आप इस वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करें और 1 से डिवाइड कर दें, आप देखिएगा आपके पास ये वाली वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो बच्चे क्या करते हैं, ये इतनी बड़ी कैलकुलेशन याद नहीं रखते हैं, बस सिंपल इसकी वैल्यू याद रख लेते हैं, यानी कि के की वैल्यू याद कर लेते हैं। के की वैल्यू हमारे पास, आप ऐसे भी याद नहीं करो, मैं आपको आसान तरीका बताती हूँ। आप इसकी वैल्यू याद करें 9 इंटू 10⁻9, ये वैल्यू याद कर लो बस, ठीक है। और इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलम स्क्वायर। तो ये आपके पास के की वैल्यू आ गई। तो मैंने आपको कहा आप अगर 8.99 नहीं भी याद हो रहा तो आप 9 भी याद कर सकते हैं, ठीक है।
ई की वैल्यू आपके पास क्या है, ई की वैल्यू आपके पास है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। क्योंकि के अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊँ के और ई का रिलेशन, तो के जो है वो ऐसे आ रहा है ई के एप्सिलॉन नॉट के ऐसे ही आ रहा है ना। अगर मैं 4 पाई को हटा दूँ तो बेटा जो के का यूनिट होगा ना उसको उल्टा कर दो। मतलब के में क्या था, के न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर था। अब इसके अंदर कूलम स्क्वायर को ऊपर ले आओ और नीचे लिख दो न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो ये आपके पास यूनिट बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट का। इसकी वैल्यू आपके पास होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, जिसको हम लोग 9 इंटू 10⁻⁻12 भी याद कर सकते हैं। अब मिस आप कब से बोल तो रही हैं एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट की स्पेलिंग ये होती है, लिख लो अपने पास एप्सिलॉन नॉट। लेकिन मिस ये है क्या, या नॉट ये नहीं होती, सॉरी, इसकी स्पेलिंग होती है NAUGHT, सॉरी, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट ये जो हमारे पास होता है बेटा, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है। यहाँ आपके पास दिया हुआ है परमिटिविटी का मतलब होता है परमिशन, इसका मतलब होता है परमिशन, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, परमिशन, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसको हम बोलते क्या है, इसको हम एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, ठीक है। अब आगे देखें इसकी एग्जाम्पल हमें क्या कहती है, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। आपको 2 चार्जेस दिए गए हैं, +2 mc और -3 m। m आपके पास क्या आएगा, माइक्रो है, ठीक है, मिली से, तो आपके पास ये हो जाएगा 2 × 10⁻³ और एक हो जाएगा -3 × 10⁻³ आपको रेडियस कितना दिया गया है, 1 सेंटीमीटर। इसको 100 से डिवाइड करोगे तो आपके पास मीटर में आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आपने फोर्स निकालना है, आपने इन तमाम वैल्यूज़ को इसके अंदर पुट किया। हम अभी ये सब कुछ करके आए, और इसको जब पुट करके आप इसका आंसर निकालेंगे थ्रू कैलकुलेटर, निकालना चाहे थ्रू कैलकुलेटर निकालने, वरना आप वैसे खुद भी निकाल सकते हैं बिना कैलकुलेटर के। सिंपल सा आपने सबकी वैल्यूज़ को पुट किया, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करो और फिर 3 से मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा आपके पास, 54 आ जाएगा। ये 10⁻⁹ और ये 10⁻³ आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे ना। हमने पता है माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो माइनस माइनस हमारे पास प्लस होता है, प्लस प्लस हमारे पास प्लस होता है, माइनस प्लस हमारे पास माइनस होता है, या प्लस माइनस हमारे पास माइनस होता है। ये सारे मैथमेटिक्स के रूल्स आपको पता है, ठीक है। तो हम लोगों ने इन पावर्स को सबसे पहले ऊपर वाली पावर्स को सॉल्व कर लें आप, ठीक है। अब आप ये देखें, आपके पास नीचे क्या बच रहा है, 10⁻⁻4 बच रहा है, ठीक है। आप 9 और -6 को करें तो कैसे लिखेंगे, 10 9 -6 ऐसे ही करो, क्योंकि बेसिस सेम है ना दोनों की। और ये जो -4 है इसको ऊपर ले आओ, इसको ऊपर लाओगे तो हो जाएगा 10⁻4, ऊपर आके माइनस आपके पास पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। 10 9 9 -6 3, और ये वाला 4 आ गया, +4 = 10⁻7 आ गया। 54 × 10⁻7। अगर आपने एक पॉइंट, अब इन्होंने ना एक स्टेप और कर दिया, आप चाहो तो आपका आंसर यहीं पे ख़त्म है, अगर वरना आप चाहो तो ये जो 54 है ना, इधर यहाँ पे एक पॉइंट होगा, इसको यहाँ पे ले आओ तो ये हो जाएगा 5.4। और मैंने बेसिक मैथमेटिक्स में आपको सिखाया था कि आपके पास फिर यहाँ पर एक ऐड हो जाता है जो 10⁸ हो जाएगा, ठीक है। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिक्वायर्ड है 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान, वो इतनी रिक्वायर्ड है। अभी आपको सेल्फ असेसमेंट के लिए 2 क्वेश्चन दिए, मैं आपको कहा है कि आपने कूलम फोर्स मालूम करनी, वही एफ मालूम करना है, ठीक है। बिटवीन 2 प्रोटॉन्स, 2 प्रोटॉन्स के दरमियान जिनका रेडियस आपको गिवन है r, जो इतने रेडियस से एक दूसरे से अलग है, और ये इनके ऊपर चार्ज है प्रोटॉन के ऊपर, ठीक है। आपको चार्ज भी गिवन है प्रोटॉन के ऊपर, और आपको k की वैल्यू भी गिवन है। अब आपने इसको कैलकुलेट करके इसका आंसर निकाल लेना है। इज़ देयर एनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। हाँ भाई बताओ, क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के दरमियान। देखो एक बात सुनो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, मतलब नो चार्ज। तो अब ज़रा बताना क्या इनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी या नहीं। बहुत मज़े का क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा करना। अगर नहीं इसका आंसर है तो मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में जैसे पहले बताती आई हूँ वैसे बता दूँगी, ठीक है। नाउ अब हमारे पास है 14.5 विच इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखो हमने पढ़ा था कि लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं,
जबकि अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्जन जो है वो अगर देखो दो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ना, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो बेसिकली क्या करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा नेगेटिव चार्ज पर, ठीक है। और अगर आप उसको पॉजिटिव चार्ज के सामने ले आओ तो वहाँ वो रिपल्जन की फोर्स लगाएगा, ये बात तो हमें पता है। It is important to remember that the second charge particle also exert an electrostatic force on the first one. जब पहला वाला चार्ज, ये एक चार्ज है, अगर ये इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है तो इस नेगेटिव चार्ज, ये जो दूसरा चार्ज है, इसको भी इसके ऊपर फोर्स लगाना चाहिए। इसकी वजह से क्या होता है, इट मे बी डिड्यूस्ड दैट द एरिया सराउंडिंग द चार्ज इज कॉन्स्टेंटली अंडर स्ट्रेस एंड exerts a force on another charge put around it. The area or space around a charge or charged body where electrostatic force or stress occurs. देखो जहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस जो है वो आ रहा है, जो लग रहा है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इसका एक और नाम होता है डाइलेक्ट्रिक फील्ड और इसका एक और नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ठीक है। सारे नाम याद रखना है आप लोगों ने। देखो ये पॉजिटिव है चार्ज, इसमें से ना निकलती हैं कुछ लाइंस जिनको हम कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये नेगेटिव है, इससे निकल कर जाती हैं नेगेटिव की तरफ ऐसे, ठीक है, इससे निकलती हैं। हमेशा ये बात मेरी याद रखना कि अगर मैं पूछूं पॉजिटिव चार्ज से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस पॉजिटिव चार्ज की तरफ आती हैं और उससे निकलती हैं, तो याद रखना हमेशा निकलती हैं, उसकी तरफ नहीं आती हैं, ठीक है। ये एक पॉजिटिव चार्ज है, इससे जो लाइंस निकलेंगी ना वो सारी रेडियली सिमेट्री निकलेंगी, यानी कि ऐसे निकलेंगी, रेडियली निकलेंगी, ठीक है, इस तरह से रेडियली आउटवर्ड होंगी। क्या होंगी, रेडियली आउटवर्ड। ये बात अपने पास ना सब लोग लिख लो, ठीक है। और अगर नेगेटिव होगा चार्ज तो क्या होगा, तो नेगेटिव चार्ज पे रेडियली इनवर्ड होगी, यानी कि उसकी तरफ आ रही होंगी। ये देखो, ठीक है, ये अपने पास ना डायग्राम बना लेना। मैं पूछ सकती हूँ कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस हैं, मैं अभी फील्ड की बात नहीं कर रही, मैं लाइंस की बात कर रही हूँ। अगर मैं पूछूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस नेगेटिव चार्ज की तरफ आती हैं, यानी कि उसके पास आती है, उससे दूर जाती हैं, तो याद रखना उसके पास आती हैं, और पॉजिटिव चार्ज से हमेशा बाहर जाती है, उससे निकलती हैं, ठीक है। अब बेटा ये जो लाइंस आ रही हैं और जा रही हैं, ये जो हिस्सा बन रहेगा एक चार्ज के अराउंड, ये वाला, इस हिस्से को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये वो हिस्सा है जहाँ पर अगर मैं कोई और चार्ज ला के रख दूँ, ये मैं लेकर आई एक और चार्ज, यहाँ मैंने वो चार्ज रख दिया और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इस हिस्से में जब मैं कोई चार्ज लाऊंगी तो उसको अपने ऊपर एक ताकत महसूस होगी और वो ताकत हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। वो उसके ऊपर जो स्ट्रेस लग रहा होगा, जो फोर्स लग रही होगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी या डाइलेक्ट्रिक फील्ड की होगी या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की होगी, ठीक है। तो वो रीजन, वो हिस्सा एक चार्ज पार्टिकल के अराउंड या ऑब्जेक्ट के अराउंड, जिस पे अगर आप कोई और ऑब्जेक्ट चार्ज पार्टिकल लाकर रखो और उसको ऊपर फोर्स लगे या स्ट्रेस लगे, वो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड को आप कैसे बताते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डोनेट करते हैं सबसे पहले ई से, और इसका फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज F/Q, ठीक है। आपको पता है ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, F आपके पास फोर्स है और Q आपके पास चार्ज है। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड्स और इलेक्ट्रिक चार्जेस आर द कॉमन कॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स। देखो मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज हो रही हो या इलेक्ट्रिक चार्जेस चेंज हो रहे हो तो उनकी वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, जनरेट होती है। हमारे पास जो मैग्नीट्यूड होता है, यानी द मैग्नीट्यूड ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्सप्रेस्ड यूजिंग द SI यूनिट। क्या इसकी जो भी वैल्यू आएगी ना उसके साथ, जैसे 10 आ रही है तो इसको मैं कैसे एक्सप्रेस करूँगी, इसके साथ SI यूनिट लगाऊंगी न्यूटन कूलम, क्योंकि फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है और चार्ज का यूनिट कूलम होता है। वी ऑल नो दैट, इजी, ठीक है। मैंने अभी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और लाइंस का बताया था, याद है, मैंने बताया था नेगेटिव चार्ज है, इसकी तरफ आ रही होंगी या इससे इसकी तरफ आ रही होंगी, और ये जो लाइंस आ रही हैं ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ लाइंस है। याद है बात मैंने आपको बताई थी। अच्छा भाई थोड़ा सा इसको रीड कर लेते। द फोर्स एक्टिंग ऑन पॉजिटिव चार्ज इज अज्यूम टू बी पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन एज द फील्ड्स डायरेक्शन।
देखो मैंने अभी बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, जो पॉजिटिव चार्ज से निकल रही होती है वो आउटवर्ड्स होती है रेडियली, मैंने बताया था। और जो नेगेटिव चार्ज होती है उसकी तरफ जारी होती है, इनवर्ड्स होती है रेडियली। मैंने दोनों बातें आपको बताई थी। तो बेटा जो पॉजिटिव चार्ज होता है ना, उसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा फील्ड की डायरेक्शन होती है, ठीक है। अगर ये बात नहीं समझ आ रही तो अभी इसको छोड़ दो, लेकिन ये इनवर्ड रेडियली और आउटवर्ड रेडियली वाली बात याद रखनी है। अभी वो आगे आपको मैं समझा दूंगी, ठीक है। अब हमारे पास ये आपके पास आ गई हैं पिक्चर्स। एक आपको आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज दिखा देंगे, ठीक है, और ये आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज है। आप देख सकते हैं इसके पास किस तरह से, अगर मैं दोनों चार्जेस को आमने सामने ले आऊँगी, पॉजिटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव, अब इसकी किस तरह से बनेगी अब देख लो। अब ये कैसे बनेगी, अब ये ऐसे बनेगी, ये एक, ये दो, समझ आ गई। इस तरह से करके इसके पास आएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ लाइंस, ठीक है। ये देखो यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो आप देखें पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही हैं, देख रहे हैं। और यहाँ देखो ये पॉजिटिव और नेगेटिव हैं। पहले जब मैं इनको पास ला रही थी, देखो इन्होंने गलत बना दिया है, ये पॉजिटिव है और ये वाला भी पॉजिटिव है। तो जब अगर ये एक दूसरे के पास आएंगे तो फोर्स ऑफ रिपल्जन होगा और ये एक दूसरे से दूर जाएंगे, ठीक है। इन्होंने देखो यहाँ पे बात लिखी हुई है टू इक्वल लाइक चार्जेस, लेकिन इन्होंने यहाँ डायग्राम गलत बना दी, ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब आपको ये कैसे समझ आ रहे हैं। अब मैं आपको ये डायग्राम दे के पूछ सकती हूँ कि यहाँ पे कौन सी फोर्स लग रही है, तो आप बताएंगे अट्रैक्शन वाली, ठीक है। दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस में क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस में हमारे पास यही था कि इलेक्ट्रिक फील्ड दैट सराउंड द चार्ज मे बी इमेजिन एज एग्जिस्टेंस ऑफ अ लाइन ऑफ फोर्स ऑल द वे अराउंड इट। भाई देखो हमें ना ये लाइंस नज़र नहीं आ रही हैं, लेकिन ये बातें हम इमेजिन करते हैं कि इससे ये लाइंस निकल रही हैं, ठीक है। और ये जो लाइंस हमारे पास निकल रही होती हैं इनको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइंस कहते हैं, या हम इसको इलेक्ट्रिक लाइंस कहते हैं, या हम इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस ऑफ फोर्स कहते हैं, या हम इसको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं। तो ये हमारे पास कैसी लाइंस होती, इमेजिनरी लाइंस होती हैं, तसव्वुराती लाइंस होती हैं। ऐसी लाइंस बेसिकली एग्जिस्ट नहीं कर रही होती हैं, लेकिन हमने ऐसा सोचा हुआ होता है, हमने ऐसा इमेजिन किया हुआ होता है, ठीक है। जो हमें क्या बता रही होती है, जो हमें ये बता रही होती है कि अगर हम इन इमेजिनरी लाइंस के पास कोई और चार्ज लेके जाएंगे तो वो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्रेस लगाएगा, यानी कि अपनी फोर्स लगाएगा। यहाँ पर स्ट्रेस और फोर्स को एक ही सेंस में यूज़ कर रहे हैं। द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स, देखो अब उन्होंने आपको यहाँ पर ना पहले ए का बता दिया कि देखिए चार्जेस जो है वो निकल रहे हैं। बी में आपको बता दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ लाइंस जो है वो उसकी तरफ जा रही हैं। सी डी ये सारा इन्होंने आपको बता दिया और इसको अब आप लोग रीड आउट कर लिएगा क्योंकि मैं सब समझा चुकी हूँ। अब उन्होंने आपको कहा हुआ है डू यू नो, अच्छा कब से हम पढ़ रहे हैं पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज क्या होता है, क्वेश्चन होता है ना, पॉइंट चार्ज इज़ एन इलेक्ट्रिक चार्ज। पॉइंट चार्ज होता है ना वो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। When the linear size of charged bodies are much smaller than the distance between them, their size may be ignored। मतलब हम पॉइंट चार्ज हमेशा याद रखना कि मैं अगर आपको कोई MCQs दूँ और मैं आपसे पूछूं कि इसके अंदर कौन सा चार्ज यूज़ होता है, तो इसके अंदर पॉइंट चार्ज यूज़ होता है, यानी कि ऐसा चार्ज यूज़ होता है जिसका साइज़ ना इतना छोटा होता है कि हम उसके साइज़ को निगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। जितना उनके दरमियान डिस्टेंस होता है ना तो हम उनके साइज़ को इग्नोर कर देते हैं, मतलब उनका साइज़ इतना छोटा होता है। साइज़ ऑफ चार्ज बॉडीज़ आर मच स्मॉलर दैन द डिस्टेंस बिटवीन देम। उनका साइज़ इतना उनके डिस्टेंस से ज़्यादा छोटा उनका साइज़ होता है, आप ये समझ रहे, तो इसलिए हम उनके साइज़ को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। ये मेरे पास है एक पॉइंट चार्ज, ठीक है, और ये इससे निकल रही हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। अभी बस मैं 4 बना रही हूँ, समझाने के लिए बना रही हूँ डायग्राम। बोर्ड पे अच्छे से ड्रॉ होती है, फ़ोन की स्क्रीन पे ड्रॉ करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। टेस्ट चार्ज क्या होता है बेटा, अब मैंने क्या किया, मैंने एक और छोटा सा चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड इस पॉइंट चार्ज से भी छोटा है, यानी कि उसकी वैल्यू इस पॉइंट चार्ज से भी छोटी है, ठीक है, उसको मैंने लाकर रख दिया इस फील्ड के अंदर। ये है एक पॉइंट चार्ज, ठीक है, इसको मैंने पॉजिटिव ही ला के रख दिया, सही है। टेस्ट चार्ज
टेस्ट चार्ज को हमेशा क्यू नॉट से शो किया जाता है, पॉइंट चार्ज को हमेशा क्यू से शो किया जाता है और टेस्ट चार्ज को हमेशा क्यू नॉट से। तो मैंने यहाँ पर एक क्यू नॉट ला कर रख दिया क्योंकि क्यू नॉट बहुत छोटा है इस पॉइंट चार्ज से, तो ये इसके ऊपर जो भी फोर्स लगाएगा उस फोर्स की, तो फिर आप सोच रहे हो ना कितनी कम फोर्स आएगा क्योंकि कितना छोटा सा है। तो हमें जो फोर्स पता चलेगी, हमें इस वाले पॉइंट चार्ज की फ़ोर्स पता चलेगी। तो अगर मुझे मालूम करना हो कि ये जो फोर्स है ये किस डायरेक्शन में लग रही है या कहाँ लग रही है, इस पॉइंट चार्ज की फ़ोर्स कितनी है, तो मैं वहाँ पर एक टेस्ट चार्ज इंट्रोड्यूस करवाऊँगी, वहाँ एक टेस्ट चार्ज लेकर आऊँगी, ठीक है। और टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव लाया जाता है। अगर ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज होगा तो ये टेस्ट चार्ज को दूर फेंक देगा, अगर नेगेटिव होगा तो अपने पास बुला लेगा, ठीक है। The fact that all observable charges are always some integral multiple, हमने पढ़ा था कि भाई c की वैल्यू हमारे पास होती है, चार्ज जो होता है वो हमेशा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है और इसको हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी कहते हैं। हमने q = NE का फॉर्मूला भी पढ़ के आने हैं और ये सारी बातें वही आ गई। E इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द लोवेस्ट पॉसिबल चार्ज। अगर मैं आपसे पूछूँ सबसे कम चार्ज किसी भी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पे क्या हो सकता है, तो याद रखना वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होगा, सबसे कम से कम। अगर मैं पूछूँ 2 प्रोटॉन्स के ऊपर कितना होगा, तो आपने इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करना और आप बोल देंगे कि भाई मिस इतना इसका आंसर आ रहा है और ये इसके ऊपर चार्ज होगा, ठीक है ना। अच्छा भाई, वर्कड एग्जाम्पल देखते हैं फिर हम इस लेक्चर को एंड करते हैं। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 9 माइक्रोकूलम है आपके पास। माइक्रोकूलम की वैल्यू आपके पास 10⁻6 होती है। ये वाला आपके पास माइक्रो के लिए यूज़ किया जाता है, वो m आपके पास मिली के लिए था और ये 3 माइक्रोकूलम। आपके पास फोर्स, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गिवन है, ठीक है, क्यू भी आपको गिवन है, ठीक है। अच्छा जी, अब कह रहे हैं राइट डाउन द नोन क्वान्टिटीज़ एंड क्वान्टिटीज़ टू बी फाउंड। अब कह रहे हैं आप सबसे पहले तो लिखें कि आपको कौन सी क्वांटिटीज़ पता है। हमें ये 2 क्वांटिटीज़ पता है। हमें मालूम क्या करना है बेटा, हमें मालूम करना है E। तो हमने F और Q की वैल्यू लिखी, ठीक है। ये 10 और ये आपस में कट जाएंगे, यहीं से काट दो। अगर काटोगे नहीं तो देखो ये 9, मैं आपको इसको ना डायरेक्ट करके दिखाती हूँ। 10⁻⁻6 3 10⁻⁻6। अगर आप ये वाला -6 ऊपर लेके जाओगे तो ये +6 हो जाएगा, आपस में कैंसिल ही होंगे ना दोनों। अभी से कैंसिल कर देते फिर हम। 3 × 1 3 3 3 9, आंसर आ गया 3 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस देख लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी से क्या मुराद है, ठीक है। इज़ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी, व्हाट विल बी इट्स डायरेक्शन। अगर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी। ज़रा अपनी 9 की बुक्स को दोबारा से ओपन करके देखिएगा कि स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज़ में हम क्या पढ़ के आए कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमारे पास कौन सी होती है। फिर एक आपको एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, आपको फोर्स मालूम करनी है एक चार्ज के ऊपर जिसकी आपको वैल्यू गिवन है 3 माइक्रोकूलम, ठीक है। और आपको उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गिवन है, यानी आपको F और Q गिवन है। आपने E निकालना है तो आप निकाल लेंगे, सही है। सॉरी, आपको E और क्या कहते हैं Q गिवन है, आपने F निकालना है तो आप निकाल लेंगे। सबसे बड़ा मसला ये होता है कि जो पेजेस आगे पीछे हो जाते हैं ना, पेज नंबर 86 था ना हमारा तो बेटा आज जो हमने सारी चीज़ें पढ़ी हैं ना, हमने तकरीबन जितना भी कंसेप्ट पढ़ा हमने 14.4 को कंप्लीट किया है और हमने 5 को कंप्लीट किया। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम 14.6 को क्लियर करेंगे। बड़ा सा चैप्टर है, जाहिर सी बात है, अब और कंसेप्चुअल होगा आप लोगों का, लेकिन इंशाल्लाह अगले 2 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके पास लेक्चर्स जो हैं वो आते रहें और आपको जो भी क्वेश्चन हो, जो भी डिफ़िकल्टी हो रही हो लेक्चर्स में, जो भी मसला आ रहा हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मिस उस्तानी जी के प्लेटफॉर्म से आपको ये लेक्चर्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं और आपको बताया भी गया था कि हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं मिस उस्तानी जी से डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करके, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।